हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटा। अब हम बात करेंगे आखिर नोटा है क्यों चर्चा में। तो एक न्यूज़पेपर में ये कट आया था एंड इसके अलावा बहुत जगहों पे नोटा के बारे में मेंशन किया गया है। चुनावी प्रणाली को स्वच्छ बनाने के लिए नोटा को और अधिक सशक्त बनाया जाए। नोटा को एक शक्तिहीन या फिर असफल विचार बताकर उसका उपहास करने के बजाय सभी हितधारकों को मिलकर इसे और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो नोटा है उसके पक्ष और विपक्ष में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन इस पे रहे थे। अब बात करते हैं पहले इसके प्रमुख तथ्यों की। तो 27 सितंबर 2013 को PUCL बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर EVM में इनमें से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प पेश किया गया। तब न्यायालय ने कहा था कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाए। ये उच्च नैतिक और नैतिक मूल्यों वाले व्यक्तियों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि सकारात्मक वोट से चुनाव जीतते हैं। इस प्रकार एक जीवन लोकतंत्र में मतदाता को नोटा चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो कि राजनीतिक दलों को एक अच्छे उम्मीदवार को नामित करने के लिए बाध्य कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उस पर नोटा लगा सकते हैं। इस फैसले से एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि वोट देने के अधिकार में अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिल है। अस्वीकार करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। साथ ही साथ अगर आपको पता होगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौन रहने का अधिकार भी हमको दिया गया है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक दलों ने इस समझदारी भरी सलाह को नज़रअंदाज किया और इसके विपरीत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में उतारा है, जिससे कि राजनीति में अपराधीकरण भी बढ़ा है। ADR के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2024 के आम चुनावों के बीच सांसदों की संख्या में 36% और अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 17% की वृद्धि हुई। 24 अप्रैल को न्यायालय ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर जनहित याचिका यानी कि PIL पर दलीलें सुनी, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 का जो दूसरा क्लॉज है उसको चुनौती दी गई थी, जिनमें निर्विरोध चुनावों में उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष चुनाव का भी प्रावधान था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि धारा 53 का जो 2 है उसको रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सुझाव दिया कि इसके तहत एक सक्षम प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि उम्मीदवारों को विजेता घोषित होने से पहले न्यूनतम प्रतिशत वोट हासिल करने होंगे, जैसे कि 10% या फिर 15% वोट। पीठ ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे की जांच करने और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वोट प्रतिशत मानदंड निर्धारित करने पर विचार विमर्श करने के लिए एक छोटा विशेषज्ञ निकाय गठित कर सकता है। और पीठ ने यह भी जानना चाहा कि न्यूनतम 5% वोट न मिलने के बाद भी किसी को बिना किसी प्रतियोगिता के संसद में प्रवेश की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। अक्टूबर में जब याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी तो एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना ये थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का एक प्रावधान मतदाताओं को केवल एक उम्मीदवार होने पर नोटा विकल्प चुनने से भी रोकता है। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प पहलू तब सामने आया जब भारत के चुनाव आयोग का जनप्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि नोटा एक असफल विचार है, और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने इस कथन से सहमति जताई थी। अब बात करते हैं क्या नोटा खत्म हो गया है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 65,14,558 नोटा वोट यानी कि 1.06% के लगभग डाले गए थे, और 2024 में 63,72,220 नोटा वोट यानी कि 0.99% के लगभग डाले गए थे। और 2024 में कई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां नोटा वोटों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा भी था। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश 14% के साथ शीर्ष पे रहा। उसके बाद अराकू यानी कि आंध्र प्रदेश 4.33%, गोपालगंज यानी कि बिहार 4.03% और नबरंगपुर यानी कि उड़ीसा 3.48% के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। शीर्ष 3 राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा का वोट था, जो प्रतिशत झारखंड में 1.13%, उत्तराखंड में 1.1% और उसके बाद तमिलनाडु में 1.07% होगा। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में नोटा लागू नहीं था, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने कानूनों में संशोधन करके इसे लागू किया। 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग यानी कि SEC ने पिछले 2 वर्षों के स्थानीय निकाय चुनावों का अध्ययन किया और कई ऐसे मामले पाए जहां नोटा ने जीतने वाले उम्मीदवार से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। नवंबर 2018 में SEC ने घोषणा की कि अगर नोटा को किसी भी चुनाव में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो फिर से चुनाव होंगे। हालांकि खारिज किए गए उम्मीदवारों को फिर से चुनाव से वंचित नहीं किया गया।
इसके तुरंत बाद हरियाणा एसईसी ने भी इसका अनुसरण किया और घोषणा की कि नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाएगा और अगर दिसंबर 2018 के नगरपालिका चुनाव में नोटा को बहुमत मिलता है तो फिर से चुनाव कराया जाएगा। 2016-17 में नोटा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए कुछ याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें नोटा के बहुमत प्राप्त करने पर उम्मीदवारों को अस्वीकार करने और अस्वीकृत उम्मीदवारों को फिर से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए शक्ति मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी स्थिति अव्यवहारिक है और हमारे देश में चुनाव कराने एक बहुत ही गंभीर और महंगा काम है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है। कई बार धांधलियां हो जाती है या फिर कई बार नोटा को ज़्यादा वोट मिल जाता है, कई बार अपराधीकरण पृष्ठभूमि वाले राजनेता उभर कर आ जाते हैं, तो उससे कई प्रकार की चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। भ्रष्टाचार, कदाचार, कई प्रकार की चीज़ें इसमें और देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बताया कि अन्य उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के कारण जबरदस्ती, रिश्वतखोरी, मनमानी या फिर धमकी हो सकती है। इसीलिए निर्विरोध उम्मीदवार के लिए विधानमंडल में प्रवेश करना आसान नहीं होना चाहिए। नोटा विकल्प केवल एक प्रक्रियात्मक तकनीकी नहीं है, इसके बजाय मतदाता अपना विरोध व्यक्त करने के लिए नोटा को एक रणनीतिक विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं और नोटा को एक शक्तिहीन या फिर असफल विचार बताकर उसका उपहास करने के बजाय सभी हितधारकों को मिलकर इसे और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि व्यवस्था को स्वच्छ बनाने का सर्वोच्च न्यायालय का दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं आखिर नोटा है क्या। ये मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम पर मतदान का एक विकल्प है, जो कि मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना कि सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी अस्वीकृति दर्शाने की अनुमति देती है। जैसे कि अगर किसी भी पार्टी को मतलब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें ए, बी, सी और डी उम्मीदवार हैं और एक ऑप्शन आ गया नोटा। अगर मतलब हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, अगर किसी को ए पसंद है उसने ए को दिया, किसी को बी पसंद है उसने बी को दिया, किसी को सी पसंद है उसने सी को दिया, डी पसंद है तो उसने डी को दिया। और अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इनमें से किसी को भी नहीं चुनना होता है तो वो नोटा पे जा कर के टिक मारते हैं। नोटा मतदाताओं को अपने नकारात्मक विचार तथा प्रत्याशियों के प्रति समर्थन की कमी व्यक्त करने का अधिकार देता है। ये उन्हें अपने निर्णय की गोपनीयता बनाए रखते हुए अस्वीकार करने का अधिकार देता है। और अगर आपको याद होगा, गोपनीयता का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। तो 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने 50% से ज़्यादा मतदान प्रणाली के साथ साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा पर भी विचार किया था, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सिफारिश नहीं की जा सकी और सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को मतदाताओं के विकल्पों की गोपनीयता की रक्षा के उपाय के रूप में नोटा विकल्प शुरू करने का निर्देश दिया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि पीयूसीएल ने मतदाताओं की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए उपाय करने की मांग करते हुए 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि निर्वाचन संचालन नियम यानी कि 1961 वाला जो एक्ट था गोपनीयता के पहलू का उल्लंघन करता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ईसीआई से उन मतदाताओं का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने मतदान नहीं करने का विकल्प चुना था, साथ ही उनके हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान भी रखता है। अब बात करते हैं आखिर इसका पहला प्रयोग कब हुआ था। तो नोटा का प्रयोग पहली बार 2013 में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तथा बाद में 2014 के आम चुनावों में किया गया था। पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इसे चुनावी प्रक्रिया में शामिल भी किया गया। तो थोड़ा सा बात करते 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आया था नोटा। तो 2013 में पहली बार दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम के विधानसभा चुनाव में नोटा का उपयोग हुआ था। अभी अगर किसी क्षेत्र में 100 वोट पड़ते हैं तो उसमें से 99 वोट नोटा को मिले तो भी 1 वोट पाने वाला कैंडिडेट जीत जाएगा। इसमें ऐसा होता है। दुनिया में सबसे पहली बार 1976 में अमेरिका के नेवादा में भी चुनाव के दौरान नोटा का इस्तेमाल हुआ था। अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम हो गया। अगर हम दुनिया की बात करें तो अमेरिका का नेवादा, यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम पे नोटा यूज किया गया था। अब बात करते हैं नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने की दशा में क्या किया जा सकता है तो या फिर क्या होता है। भारत के चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के रूप में डाले गए वोटों की गणना की जाती है, लेकिन उन्हें अवैध वोट माना जाता है, यानी कि इनवैलिड वोट के रूप में उसे काउंट किया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। इसीलिए नोटा को दिए गए वोट चुनाव के नतीजे को नहीं बदलते।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा है जिसमें कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने की स्थिति में दिशा निर्देश नियम बनाने की मांग की गई है, जिसमें कि चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है। महाराष्ट्र, हरियाणा और पुडुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नोटा को काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां नोटा को बहुमत मिलने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे शुरू हुआ था नोटा। तो चुनाव आयोग ने 2009 में सुप्रीम कोर्ट से नोटा जोड़ने की अपील की थी। 2013 में पहली बार दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में इसका इस्तेमाल हुआ। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट इसलिए करी ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए एंड आपको याद आ जाए एकदम से। भारत के अलावा लगभग 13 और देश देते हैं नोटा का ऑप्शन, और गुलाबी रंग का जो होता है ईवीएम में वो होता है नोटा का बटन। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की। तो पहला था जो लिली थॉमस बनाम लोकसभा मामला 1993 वाला। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मतदान किसी विषय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के हकदार व्यक्ति द्वारा इच्छा या फिर राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, और मतदान के अधिकार का अर्थ है प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या फिर उसके विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार। इस अधिकार में तटस्थ रहने का अधिकार भी निहित है, यानी कि ना इधर ना उधर, यानी कि ना मैं ए को देना चाहती हूँ ना बी को देना चाहती हूँ, मैं तटस्थ रहना चाहती हूँ, यानी कि मैं किसी को भी नहीं देना चाहती हूँ। तो वहाँ पर मैं नोटा का ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। तो जो ये चीज़ रखी गई थी पहली बार रखी गई थी लिली थॉमस में। अब बात करते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला 2013 का। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर इनमें से कोई नहीं यानी कि नोटा बटन का प्रावधान अनिवार्य कर दिया, ताकि मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सके। और न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि चाहे मतदाता अपना वोट डालने का फैसला करे या ना डालने का फैसला करे, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाई रखी जानी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 इस चीज़ का अधिकार सबको देता है। ये निर्णय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए लिया गया। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से मामला 2018। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रत्यक्ष चुनाव में नोटा विकल्प उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये राज्यसभा चुनावों के लिए उपयुक्त नहीं है। न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में नोटा का प्रयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है तथा दल बदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दे सकता है। इसीलिए अदालत ने राज्यसभा चुनाव से नोटा विकल्प को हटा दिया था। अन्य लोकतांत्रिक देशों की स्थिति के बारे में बात करें तो यूरोपीय देश यानी कि फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को नोटा के समान वोट डालने की अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मतपत्रों पर औपचारिक नोटा विकल्प नहीं है, फिर भी कुछ राज्य लिखित वोट की अनुमति देते हैं जो कि समान उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में इनमें से कोई नहीं या फिर अन्य नाम लिख सकता है। कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को नोटा वोट डालने की अनुमति देता है। अब इसके पक्ष में बात करें तो नोटा विकल्प मतदाताओं को मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों का स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे कि वे उपलब्ध विकल्पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। नोटा का अस्तित्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि मतदाता असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का जोखिम होता है। नोटा वोट मतदाता असंतोष के स्तर के बारे में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मूल्यवान फीडबैक प्रदान कर सकता है, जिसे बाद में संबोधित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके विपक्ष में। तो नोटा वोट केवल प्रतीकात्मक है और चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करते। भले ही नोटा को बहुमत प्राप्त हो, फिर भी सबसे ज़्यादा वोट शेयर वाला उम्मीदवार ही जीतता है। ऐसी चिंताएं हैं कि नोटा विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय प्रणाली के खिलाफ विरोध व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कुछ मामलों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा को मिले उच्च वोट कुछ जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो कि नोटा के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। और नोटा विकल्प प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है, क्योंकि ये विजयी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान भी नहीं करता है। अब बात करते हैं आखिर इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यदि नोटा को सबसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवार के साथ पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग यानी कि SEC ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यदि नोटा को सबसे ज़्यादा वैध वोट प्राप्त होते हैं तो नया चुनाव होगा।
नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पुनः चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हरियाणा के एसईसी ने नगर निगम चुनाव में नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार भी माना था। नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को पुनः चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नोटा से हारने वाले राजनीतिक दलों को फिर से चुनाव का खर्च उठाना चाहिए और चुनाव के दौरान बार बार चुनाव होने से रोकने के लिए नोटा बटन को निष्क्रिय किया जा सकता है। जबकि नोटा असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, तो मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयास इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे नोटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजंस इस पर रहे थे, क्या इसके पक्ष में कहा गया है, क्या इसके विपक्ष में कहा गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेज अपडेट मिल जाए, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।